Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mahua. Students, up to now we had been studying chapter number 1 and we are at the end of the chapter. This session is going to be the last session for this chapter number 1 in history, right? And then we are going to move forward to the another division of the SS, right? Either we can go for the economics or history or economics or geography or SPL, right? We are going to decide that later on, but today we are going to discuss about the end of the chapter 1, right? Today we are going to conclude the chapter, but before going to the conclusion, before going to the last portion of the chapter, let us make a quick tour for the whole chapter कि आज तक हमने क्या सीखा, उसका एक छोटा सा टूर ले लेते हैं, राइट? थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आज तक हमने क्या क्या, थोड़ा सा अगर रिवीजन हो जाए तो कंक्लूजन हम अच्छे से समझ पाएंगे और ये पूरा चैप्टर हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या सीखा, हमने क्या पढ़ा, और इसके आगे हम देखेंगे कि हाउ शुड वी प्रिजर्व एंड कंजर्व द हेरिटेज ऑफ आवर नेशन, राइट? सो जब गाइस द फर्स्ट चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया जब हमने शुरुआत की तो हमने थोड़ा सा प्रीफेस दिया था कि इंडिया कैसी लैंड है, राइट? तो वी गॉट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर नेशन एंड देन we started understanding about the location and the area, that what is the location, right? And how much area is covered, that is also learnt by you in the 9th standard. Then we also discussed about the rich and the varied heritage, right? कैसे हमारा different culture exist में आया, right? हमारा heritage जो है वो बहुत ही rich और बहुत ही varied है, right? We find the variations in each and every area of our nation, right? And each and every kind of heritage is very much rich by nature. So ये समझने के बाद we also understood the meaning of the culture, that what does it mean by the culture, right? And then we understood the meaning of the cultural heritage of the India too, कि हमारे इंडिया का cultural heritage क्या है, किन किन लोगों की मदद से हमारा जो cultural heritage है वो इतना rich हुआ, इतनी variety हमारे पास आई, right? Then we divided the heritage of India into two parts. The first part was the natural heritage of the India, that means what are the gifts of the nature has been gifted by the nature to our nation, right? नेचर की ओर से हमारे देश को क्या क्या मिला है और वो उसका हेरिटेज क्या है, राइट? जिसके अंदर हमने 4 अलग अलग पार्ट्स देखे थे, जैसे कि लैंडस्केप, फिर रिवर, फिर वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। तो ये 4 जो है, लैंडस्केप, रिवर, वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ, ये हमारे नेचर की तरफ से हमारे देश को गिफ्ट मिला हुआ है, राइट? दैट इज अ गिफ्ट from the nature to our nation, and that carries a really great heritage of us, right? That is really carrying the great heritage of us. तो हमारा natural heritage क्या है वो हमने देखा. Then we also understood the detailed meaning of the cultural heritage of India. ये cultural heritage इंडिया का क्या है, कैसे वो डेवलप हुआ, right? कैसे different civilization से हुआ, राइट? और ये कल्चरल हेरिटेज को सीखने के बाद, इसके बारे में हमने जब डिटेल्स लिए, उसके बाद हमने सीखा था कि गुजरात का कल्चरल हेरिटेज क्या है. तो वी सो मैनी डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर, और ये देखने के बाद वी आल्सो अंडरस्टूड अबाउट द 15 डिफरेंट फेयर्स व्हिच आर बीइंग कंडक्टेड पीरियडिकली इन गुजरात ओनली, राइट? तो ये गुजरात के 15 इंपॉर्टेंट फेयर्स है जिसका हमने स्टेटमेंट भी बनाया था. आफ्टर वी कंक्लूडेड दैट वी मूव टू द लास्ट सेशन व्हाट वी अटेंडेड लास्ट टाइम, राइट? हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने ये सीखा था इंडिया, लैंड एंड पीपल. इंडिया की लैंड कैसी है और वहां के लोग कैसे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पीपल केम इनटू इंडिया एंड स्टेड ओवर हियर एंड बिकेम इंडियंस. दूसरे प्रदेश से लोग आए, भारत में रहे, भारत में रहने के बाद उन सब ने खुद को भारतीय बनाया, राइट? और उन सब लोगों ने ही मिलकर हमारा भारत बना और हमारा कल्चर बनाया. और आज की तारीख में उस टाइम के कल्चर का बहुत सारा हिस्सा हम एज अ हेरिटेज आज की तारीख में फॉलो कर रहे हैं. आज भी हम उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, राइट? सो उसमें हमने सीखा था अबाउट द नेग्रोइड, दैट मीन्स द हब्सी पीपल, देन द ऑस्ट्रालॉइड, राइट? दैट इज द निषाद पीपल. देन वी अंडरस्टूड अबाउट द द्रविडियंस, राइट? द्रविडियंस के बाद दूसरी भी कुछ ट्राइब्स थी जैसे कि मंगोलॉइड और द अल्पाइन, दिनारिक एंड द आर्मनॉइड. उसके बाद हमने लास्ट में सीखा था अबाउट द आर्यंस. सो यहाँ तक हमने सीखा है, राइट? और वही उन सब लोगों का जो कल्चर था उस समय पे उन लोगों ने जो डेवलप किया था, द सेम कल्चर इज बीइंग फॉलोड टुडे इटसेल्फ, राइट? आज की तारीख में. तो हमने ये जो जर्नी शुरू की वो कहाँ से की? हमने एक इंट्रोडक्शन से शुरुआत की थी. उसके बाद हमने ये सीखा कि कल्चर क्या है, राइट? कल्चरल हेरिटेज क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय द हेरिटेज बाय डिफॉल्ट. हेरिटेज का मीनिंग क्या होता है,
ये सीखने के बाद हमने हेरिटेज को दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज सीखा। फिर नेचुरल हेरिटेज को समझने के बाद, यानी कि नेचर की तरफ से जो जो हमारा हेरिटेज फॉर्म हुआ है, राइट, जो नेचर की तरफ से पहले से हमें मिला हुआ है, राइट, वहां से हमने सीखने की शुरुआत की। वो सीखने के बाद हमने ये भी सीखा कि हमारा कल्चरल हेरिटेज क्या है, गुजरात का कल्चरल हेरिटेज क्या है, गुजरात के कल्चरल हेरिटेज में उसके मैप्स वगैरह, सॉरी उसके फेयर्स वगैरह क्या है। ये सब सीखने के बाद we started understanding about the people of India, that from where did they come, when did they come, after coming what did they do, and उसका इफेक्ट आज की तारीख में हमारे ऊपर क्या हो रहा है। आज की तारीख में उनका जो कल्चर था वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, right? Say for example the Aryans are there or the Dravids are there, we are still following their rituals, we are still following their passions, we are still following their way of praising the God, right? ये एक छोटा सा एग्जांपल है, वरना बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कल्चर में है, एंड दैट कल्चर इज बीइंग हेरिटेटेड बाय द एंसेस्टर टाइम, राइट? और वो लोग थे द्राविड्स और फिर आर्यंस और फिर निषाद, व्हाटएवर इट इज, राइट? तो यहां तक हमने पूरा कल्चर और हेरिटेज सीखा था। अभी यहां तक आप सब लोग ये भी समझ गए होंगे कि हेरिटेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी मेंटेन्ड एंड टू बी प्रिजर्व्ड, राइट? हमारे लिए कितना महत्व रखता है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, right? Because our culture is basically dependent on the heritage, so we must preserve it. So आज का जो हमारा टॉपिक है, that is the last topic of the chapter, and that is the preservation and conservation of heritage. हमारे heritage का preservation और conservation हमें कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, या फिर उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। These all things are covered in this small topic. So आज का सेशन थोड़ा सा छोटा भी रहेगा और it is going to be the end. So each aspect of Indian heritage made India eye-catching, picturesque and attractive. हेरिटेज के हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स है, जितना भी डिफरेंट हेरिटेज है हमारा, उन सब ने इंडिया को एक आई कैचिंग बनाया, राइट? एवरीबडी हैज इंडिया इन देयर आईज, एवरीबडी इज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड अबाउट इंडिया। तो इंडिया को इतना इंपॉर्टेंस दिया है हमारे हेरिटेज में, हेरिटेज के हर एक पहलू ने, राइट? तो इंडिया को अट्रैक्टिव बनाया, लोग इंडिया के पिक्चर्स क्यों, दैट मींस द पीपल आर विलिंग टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ द इंडियन कल्चर्स, राइट? और ये बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं दैट द फॉरेनर्स आर कमिंग टू इंडिया जस्ट टू विजिट द कल्चर एंड जस्ट टू विजिट द नेचर, राइट? सो दिस इज बेसिकली द इम्पोर्टेंस, द सिंपल इम्पोर्टेंस एंड द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हेरिटेज के। हमारे हेरिटेज की वजह से आज इंडिया इतना अट्रैक्टिव, इतना आई कैचिंग बना है, राइट? हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन। हेरिटेज की वजह से इंडिया को एक नई ही प्रसिद्धि मिली है, नई पहचान मिली है। इंडिया अटेन्ड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। इंडिया जो है वो एक लीडिंग पोजीशन में है वर्ल्ड के अंदर, और वो लीडर बना किसके लिए कि हमारा जो रिच हेरिटेज है, राइट, उसको हमने प्रोटेक्ट किया है और प्रिजर्व किया है। आज की तारीख में हमारे हेरिटेज को हमने प्रोटेक्ट किया है और प्रिजर्व भी किया है, इसी की वजह से इंडिया आज एक लीडर बन रहा है। Thus, it is the primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials and also to preserve places having historical importance and the values. तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब it is not only the cause of the government, right? It is the duty of each and every single citizen. आपकी भी, मेरी भी, हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि हमारा ये जो रिच और वेरिड हेरिटेज है, राइट, उसको हम संभाल के रखें। हमारे पास बहुत सारे एंशिएंट मेमोरियल्स है, यानी कि एंशिएंट टाइम की बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो हमें पुरानी बातों को याद दिलाती है, पुरानी चीजों को समझने में हेल्पफुल होती है। तो ये सारे जो मेमोरियल्स हैं उसको भी हमें प्रिजर्व करना चाहिए, कोई उसको नुकसान ना करे, उसका ख्याल हम सबको मिलकर करना होगा, राइट? और ये सारे मेमोरियल्स को हमें प्रिजर्व करना है, क्यों? क्योंकि वो सारे जो मेमोरियल्स है उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है और उसकी वैल्यू भी है। बहुत सारी चीजें हमारे पास भी ऐसी होगी जो बहुत पुरानी होगी, लेकिन हमारे लिए उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, राइट? से फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, सो दिस इज द पेन विच वॉज गिफ्टेड बाय माई ग्रैंडफादर। तो आज की तारीख में इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? इसकी वैल्यू मेरे लिए बहुत है, दो इसकी फाइनेंशियल वैल्यू शायद कुछ नहीं होगी या फिर कुछ 100-200 रुपए ही होगी, लेकिन मेरे लिए, फॉर मी, इट्स वैल्यू, द इमोशनल वैल्यू इज वेरी मच हायर, राइट? तो ये तो होगी मेरी फैमिली की बात। अभी सोचो कि जिस चीज की वजह से हमारे देश को इतनी प्रसिद्धि मिली है, जिस चीज की वजह से हमारे देश को इतनी नामना मिली है, राइट, कि जिसकी वजह से आज पूरा वर्ल्ड हमसे अट्रैक्टेड है, राइट? ये तो सिर्फ एक गिफ्ट था मेरे लिए, तो ये मेरा पर्सनल हो गया, लेकिन हम सबको जिसने इतना अच्छा कल्चर दिया है,
राइट वो सारे एंशिएंट मेमोरियल्स के जिसने हमें समझाया कि कैसे हम बेस्ट इंसान बन सकते हैं, राइट तो उसको संभालना ये हम सबकी मोरल ड्यूटी बन ही जाती है। सॉरी, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में भी द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन इन आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, हर एक जो कोई भारतीय नागरिक है उसकी कोई ना कोई फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट जैसे कि हम सब लोग जब पढ़ाई करते थे तब हमारे टेक्स्ट बुक में 2 पेज आते थे, राइट जिसे बोला जाता था फंडामेंटल राइट्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट तो बीइंग द सिटीजन ऑफ द इंडियन वी हैव सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी फॉलोड एंड दोज ऑल आर मेंशन्ड इन 51A। इन दैट द सबसेक्शन ऑफ 6, 7 and 9, these subsections are describing the following duties for preservation of our cultural heritage। हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संभालने के लिए 51A जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल में सब सेक्शन 6, 7 और 9 दिए गए हैं, जो हमें नीचे बताए गए 3 जो अलग अलग ड्यूटीज है वो देते हैं। वो 3 अलग हमें ऐसे स्टेप्स दिखाते हैं, ऐसी ड्यूटीज देते हैं कि जिससे हम अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सके, राइट सो दे आर द वन टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। हमारा जो कल्चर है, राइट वो हार्मोनियस है, दैट मीन्स वी ऑल आर लिविंग विद द हार्मनी विद द कल्चर, वी ऑल आर मेंटेनिंग द हार्मनी विद द कल्चर। आज की तारीख में हम अपना कल्चर फॉलो करते हैं, उसकी प्रॉस्पेरिटी क्या है और उसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है, ये हम सबको समझना पड़ेगा। इसका महत्व हमें समझना पड़ेगा कि हमारा कल्चर क्या है, उसको क्यों संभालना है और वो कितना प्रभावशाली है। ये हम सबको उसका महत्व समझाएगा और उसका महत्व हम सबको भी समझना पड़ेगा। दूसरा जो है, राइट द सबसेक्शन 7 दैट सेज मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड द वाइल्ड एनिमल्स and birds along with maintaining the natural environment and to show compassion for all the living creatures। तो हमारे जितने भी जंगल हैं, जितने भी टैंक्स हैं, रिवर्स हैं, तालाब हैं और हमारे जो वाइल्ड एनिमल और बर्ड है, उन सबको मेंटेन करना है, उन सबको संभाल के रखना है और उसके साथ हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को भी संभालना है, उसका भी ख्याल करना है और हमें इन सब के साथ कंपेशन यानी कि सहानुभूति दिखानी है फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, राइट हमारा कल्चर यही है कि जितने भी चीजें जो सांस ले रही है, जिसे हम लिविंग कहते हैं, राइट इंक्लूडिंग द ट्रीज, not only the animals and the humans but also we are including the trees as the living organisms, right तो जितनी भी लिविंग चीजें हैं पूरे अर्थ पे, ह्यूमन से लेकर ट्रीज तक, राइट उन सबके साथ we have to show the compassion। और आज की तारीख में हमारे कल्चर में है, we are placing certain trees as the sign और एज द सिंबल ऑफ गॉड एंड द गॉडेस, जैसे कि तुलसी है, राइट या फिर बनियन ट्री है, तो इन सब की हम पूजा करते हैं, राइट वी ऑलवेज whenever we follow the religious rituals at that time आसो पलाव या फिर आम का जो पेड़ है उसके पन्ने लेकर हम उसका तोरण बना के हम पूरे घर में लगाते हैं, राइट सो दिस ऑल आर द वेज टू प्रेजेंट द लव टुवर्ड्स द नेचर, राइट तो यही हमारा फंडामेंटल राइट भी बनता है। बीइंग इंडियन हमें ये भी करना है कि हमें सारे जो भी लिविंग थिंग्स है, राइट जो भी लिविंग क्रीचर्स है, उन सब के ऊपर हमें कंपैशन दिखाना है, हमें सहानुभूति से काम लेना है। वी मस्ट नॉट डिटोरिएट द नेचर, right we must preserve the nature and each and every aspect of the nature, that becomes our duty। And the third duty that is told is in the subsection 9 and which is the protection of public property and giving up violence are also included in it। public property जितनी भी है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसकी सुरक्षा देनी है और उसके साथ हमें वायलेंस को छोड़ देना है। अहिंसा परमो धर्म जो कहा गया था, राइट वी मस्ट बी नॉन वायलेंट, राइट वायलेंस को छोड़ देना है और उसी वायलेंस का इफेक्ट ना तो नेचर पे और ना तो पब्लिक प्रॉपर्टी पे आना चाहिए, राइट तो ये जो 3 ड्यूटीज है वो 3 ड्यूटीज हमें फॉलो करनी है। Thus, nature has created beautiful landscapes. We should maintain the purity, sanctity and beauty of these places, considering it to be our moral duty। तो नेचर ने हमें बहुत सारे ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स दिए हैं, तो वहाँ पे हमें सफाई रखनी चाहिए, शुद्धता उसकी बरकरार रहनी चाहिए, उसका महत्व होना चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ जो है उसको भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस देना चाहिए और उसकी जो ब्यूटी है वो हमें अकबंद रखनी है, उसकी जो ब्यूटी है उसको हमें बहुत ही संभालना है, राइट
और ये हमारी मोरल ड्यूटी है, यही समझकर हमें चलना है। The Indian heritage is an outcome of the development of the people of India over a long period of time. हमारा जो हेरिटेज है वो एक आउटकम है। किसका आउटकम है? ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोगों का, इंडिया के जितने भी लोग हैं उनका जो डेवलपमेंट हुआ है उसका आउटकम है हमारा हेरिटेज, राइट। जैसे ही समय गुजरता गया हम लोग डेवलप होते चले और जैसे ही हम लोग डेवलप होते गए उसके साथ साथ हमारा जो हेरिटेज है वो भी रिच होता गया। तो हमारा जो हेरिटेज है वो बेसिकली एक आउटकम है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ आवर एफर्ट। हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी मेहनत की थी, जो कुछ भी डेवलपमेंट के लिए मेहनत की थी, वो उसने जो डेवलपमेंट किया उसका रिजल्ट जो है वो हमारा हेरिटेज है। तो उसको तो हम कभी भी खराब नहीं होने देंगे। नेचर हैज जनरसली डोनेटेड अब्यूडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया। नेचर ने हमेशा इंडिया को बहुत सारी, तो जो कभी खत्म ना हो जाए उतनी प्रॉस्पेरिटी दी है, राइट। ऑल टाइप ऑफ लैंडस्केप्स, ऑल टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, ऑल टाइप ऑफ वेजिटेशंस, मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द एनिमल्स, everything what we don't have, we have almost everything with our nature, by our nature to our nation, right? So nature has gifted so well to our nation. India achieved invaluable opportunities in all the fields for gradual development due to India's peculiar natural structure. हमारा जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, हमारा इतना महत्वपूर्ण जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, राइट, उसकी वजह से इंडिया को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली है हर एक फील्ड के अंदर। हमारा जो नेचर है वो हमें हर कोई चीज बनाने के लिए हेल्पफुल रहता है। वो हर सारी चीज जो पूरे वर्ल्ड में मिल सकती है, दैट वी कैन मेक इन इंडिया, एंड दिस अपॉर्चुनिटीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द नेचुरल स्ट्रक्चर व्हाट वी हैव बीन गिफ्टेड बाय द नेचर, राइट। और जब इसका महत्व हम समझ जाए कि नहीं यार, आज हम जो भी कर सकते हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस नेचर, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू थिंक दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट इट वेरी वेल, राइट। सो इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज इज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इन द सोसाइटी, इन द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स ओवर सेंचुरीज। सैकड़ों सालों से, सदियों से हम ये कह सकते हैं कि सदियों से हमारा जो हेरिटेज है, राइट, वो लोगों का डेवलपमेंट करता आया है। और डेवलपमेंट सारे एस्पेक्ट्स में, चाहे आप सोशल एस्पेक्ट्स देख लो, या फिर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स देख लो, या फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देख लो, या फिर हमारा कल्चर देख लो, उन सारे के सारे फील्ड के अंदर द नेचर इज द की रोल प्लेयर टू मेक अस डेवलप, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। प्रिजर्व मीन्स टू सेव इट, preserve means to save it, and conserve means to use it so wisely that only the thing which is required can be used and rest of the things can be remained untouched. जितनी जरूरत है उतना ही हम यूज करेंगे, उसका वेस्ट नहीं होने देंगे, ताकि हम उसको लंबे समय तक उपयोग कर सके। The future generations, the next generations can also avail the benefits of the nature, and that is called the conservation of the nature and the heritage also. So it becomes our duty to preserve and conserve the nature. So students, आज का जो सेशन था, that was the last session of the chapter number 1, and here it is the end of this chapter. I hope you understood well that why it is important to preserve and conserve the nature, and definitely you will get certain ideas to preserve it. So a question that is out of the syllabus, but you must use your brain, you must use your words to answer, and only one question is in the homework, that how should we preserve the nature? हमें नेचर को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू प्रिजर्व द नेचर, राइट। तो हर किसी का अपना आइडिया होगा। देयर इज नो रिलेवेंस विद द टेक्स्ट बुक, देयर इज नो रिलेवेंस विद एनी ऑफ द गाइडलाइंस। सिर्फ आपको यही आपके हिसाब से नेचर को कैसे संभाल सकते हैं ये आपको लिखना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क फॉर टुडे। सो गाइस, हियर इट इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 1. In the next session we are going to start the new chapter. Till then, it is time to take your leave. So, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.